कहानी की शुरुआत में हम वैन को देखते हैं जो पहले एक बहुत ही बोर ऑफिस वर्कर था। वो ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही रहता था और घर सिर्फ सोने जाता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अचानक 2 साल के बच्चे के रूप में जागता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं और ये बात उसे और भी ज्यादा अजीब लगती है। वो कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है ताकि समझ सके कि वो किस जगह पर है। फिर वो सीधे खिड़की के पास जाता है। बाहर उसे पुराने जमाने का एक बड़ा कासल और उसके आसपास फैला हुआ शहर दिखता है। वो नजारा देखकर पूरी तरह उसमें खो जाता है। तभी उसकी मेड टिल भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि वैन खिड़की से नीचे कूद सकता है। टिल उसे नीचे उतार देती है क्योंकि वहाँ खड़ा होना खतरनाक था। वैन बस उस नजारे को देख रहा था और उसी में डूब गया था। टिल को ये बात अजीब लगती है कि वैन इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी से बात कर रहा है। उसी समय वैन को याद आने लगता है कि उसने पहले भी इस जगह पर जिंदगी जी है। वो मनी मन सब कुछ दोबारा याद करता है। उसे अपना नाम वैन याद आता है और ये भी याद आता है कि उसके पिता मार्केस है। उसे अपने 3 बड़े भाइयों के नाम भी याद आ जाते हैं। ये सब देखकर टिल को बहुत हैरानी होती है। कुछ ही देर में नाश्ते का समय हो जाता है। 3 मेड वैन के पास आ जाती हैं और उसे खाना खिलाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वैन को ये सारा ध्यान अच्छा लगता है क्योंकि शरीर भले ही 2 साल का है लेकिन अंदर से वो एक बड़ा आदमी है। तभी उसके पिता जल्पा आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि वो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तीनों भाई अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिसके बाद जल्पा वैन की तरफ ध्यान देता है और उससे पूछता है कि वो क्या करेगा। वैन गंभीर होकर सोचता है और तय करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो शुरुआत से ही अपने देश की कल्चर और हिस्ट्री सीखेगा। उसके भाई ये सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन जल्पा हंसता है और कहता है कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कम आंका था। उसे लगता है कि वैन भी उसी तरह का फायर मैजिक में अच्छा होगा क्योंकि उसकी माँ भी उसी में अच्छी थी। उसे वैन से बहुत उम्मीद होने लगती है। वैन को पहले से ही पता होता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की मैजिक होती है लेकिन नोबल लोग सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट्स को पसंद करते हैं जिनमें फायर, वाटर, विंड और अर्थ आते हैं क्योंकि इनके अटैक पावर ज्यादा होती है। बाकी तरह की मैजिक को बेकार माना जाता है। वैन के तीनों भाइयों के पास इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से कोई एक होता है। बाद में उसी दिन वैन टिल से अपने देश के बारे में सीखता है। उसे ये जानकर खुशी होती है कि इस दुनिया में कितनी तरह की इंटेलिजेंस स्पीसीज है। टिल उसे एल्व्स, डार्विस और बाकी स्पीशीज के बारे में बताती है। बाकी मेड टिल को रोकती है और कहती है कि एक बच्चा ये सब नहीं समझ पाएगा। वैन इस बात पर ध्यान नहीं देता और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल्स और मैजिक रॉक्स होते हैं जिनमें मैजिक स्टोर की जा सकती है और उनसे मैजिक टूल बनाए जाते हैं। वैन अभी बस बेसिक बातें ही सीख रहा होता है। तभी पुराना बटलर एस्पराडा आता है और उसके सामने बहुत सारी किताबें रख देता है। वो देखना चाहता था कि वैन को पहले से कितना ज्ञान है ताकि पढ़ाई सही तरीके से शुरू की जा सके। वैन उसके सख्त चेहरे और बड़ी मूछें देखकर थोड़ा डर जाता है। वो बताता है कि वो ठीक से पढ़ नहीं सकता लेकिन उसे थोड़ा बहुत मैथ आता है। बटलर सबसे आसान सवाल से शुरू करता है और वैन से 3 और 5 जोड़ने को कहता है। वैन बिना उंगलियों पर गिने सही जवाब दे देता है। बटलर इससे बहुत खुश होता है और तय करता है कि वो वैन को खुद पढ़ाएगा। वैन को भी तभी समझ आ जाता है कि अब मुश्किल समय आने वाला है। सच में ऐसा ही होता है क्योंकि एस्पराडा उसे सुबह से रात तक पढ़ाता रहता है लेकिन इसी वजह से वैन कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। इसके बाद वो और मेहनत से पढ़ाई करता है। जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसकी पहली ट्रेनिंग पार्टनर टेल होती है। टेल इतनी तेजी से बचती है कि वैन की लकड़ी की तलवार एक ही बार में उसे छू नहीं पाती। वैन थक कर घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वो उसे एक ही बार में नहीं मार पाता। टिल उसे छेड़ती है कि उसने उसे हरा दिया। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है। तभी बाकी मेड टिल को पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक नोबल का मजाक उड़ा रही है। वो वैन से कहती है कि टिल को सजा दी जाए। वैन कहता है कि सब ठीक है लेकिन मेड जिद करने लगती है। फिर आखिर में वैन बस टिल के माथे पर हल्की सी चोट मारता है और कहता है कि अब इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट को भी हरा देता है क्योंकि वो सब बच्चे होते हैं और उनके अटैक पैटर्न बहुत सिंपल होते हैं। वैन का दिमाग एक बड़े आदमी जैसा होता है, इसी वजह से वो उनसे आगे निकल जाता है। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि वैन लड़ाई में भी जीनियस है। उन्हें देखकर और भी हैरानी होती है कि वैन उनसे अच्छे से पेश आता है जबकि वो बस उससे नीचे सोशल लेवल से आते हैं। इसके बाद वैन थोड़ा आराम करता है। तभी नेट्स का डिप्टी कमांडर डी वहाँ आता है और वैन के हाथ देखने लगता है। उसे लगता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है और उनमें मेहनत की निशान नहीं है। उसे समझ में आता है कि बिना ज्यादा प्रैक्टिस के वैन इतना अच्छा कैसे बन गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि रोज ट्रेनिंग नहीं कर पाता। तब डी कैजुअली ये बात बता देता है कि मार्कस ने एस्पराडा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई 3 गुना ज्यादा हार्ड रखी जाए। ये सुनकर वैन को बहुत झटका लगता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाई कितनी लंबी और थकाने वाली क्यों थी। डी पूछता है कि क्या वैन स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है। वो कहता है कि अगर वैन चाहे तो मार्कस से कहेगा कि उसकी पढ़ाई थोड़ी
कम कर दी जाए ताकि वो अपने देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सके। वैन सोचता है और तय करता है कि वो पढ़ाई और शॉर्ट स्किल दोनों पर ध्यान देना चाहता है। डी ये सुनकर फैसला करता है कि वो खुद वैन को ट्रेन करेगा ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। डी वैन को भरोसा देता है कि वो उस पर ज्यादा जोर न डाले क्योंकि वो अभी बच्चा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। डी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है, फिर भी वैन को अपनी नई जिंदगी पसंद आने लगती है। एक और साल बीत जाता है। अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में जीनियस के नाम से जाना जाता है, लेकिन किताबों और तलवारों के बीच उसकी जिंदगी बहुत थका देने वाली हो जाती है। एक दिन वो टिल से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। टिल उसे 2 नाइट के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की दुकानों को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने पीछे एक बड़ी बिल्डिंग को देखता है और टिल उसे बताती है कि ये मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में है। वैन समझ जाता है कि इस दुनिया का वॉलमार्ट जैसा है। तभी वैन देखता है कि एक आदमी एक गंदे और बुरी हालत वाले लड़के को घसीट रहा है। वो आदमी वैन को दूर देखने को कहता है। वैन के नाइट्स उस आदमी से नाराज हो जाते हैं। वैन उन्हें रोक देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस लड़के को क्यों घसीट रहा है। आदमी घमंड से बताता है कि वो अपने बेटे को स्लेवरी में बेचने जा रहा है। ये बात वैन को बहुत शॉक कर देती है। टिल उसे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी में बेच देते हैं। वैन को ये बात बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ एक सांवली औरत आती है। वो मर्किस के सबसे छोटे बेटे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। टिल गर्व से फैमिली क्रेस्ट दिखाती है और वो औरत अपना नाम रोजी बताती है और कहती है कि वो मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। वैन तुरंत उससे नीले बालों वाले लड़के की कीमत पूछता है। रोजी एक नजर देखकर उसके पिता से पूछती है कि क्या उस लड़के के पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। पिता बताता है कि उसके पास चोरी करने वाली मैजिक है। रोजी कहती है कि ऐसे लड़के की कीमत सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन है। ये सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। रोजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी लड़के को किसी और शॉप में ले जाने का फैसला करता है। तभी वैन 5 बड़े सिल्वर कॉइन देने की बात करता है। मजबूरी में वो आदमी ये डील मान लेता है। वैन उस लड़की को आजाद करता है और उसे उठाने में मदद करता है। उसे उसका नाम पता चलता है। लड़का खुद को काम बताता है। वैन उसे बताता है कि अब वो जहाँ चाहे जा सकता है। टिल को ये अजीब लगता है कि वैन ने लड़की को खरीद कर ऐसे ही छोड़ दिया। वैन समझाता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। बाद में पता चलता है कि काम के पास जाने की कोई जगह नहीं है। वैन उसे मेंशन ले जाने का फैसला करता है। नाइट्स बताते हैं कि बिना पहचान वाले लड़के को मेंशन ले जाने के लिए उसे स्लेव के रूप में लेना पड़ेगा। वैन को ये बात अंदर से बहुत बुरी लगती है, लेकिन काम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वैन मजबूरी में मान जाता है। रोजी बीच में रोकती है और कहती है कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। वो दोनों लड़कों से हाथ पकड़ने को कहती है। वो एक स्पेल यूज करती है जिससे काम के हाथ के पीछे एक निशान बन जाता है। ये निशान दिखाता है कि काम अब वैन की सेवा करेगा। इसके बाद वैन काम को मेंशन ले जाता है। कुछ समय में काम एक अच्छा और लॉयल सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन को बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी देता था कि वो झूठ बोल दे कि वो यहाँ नहीं है। काम कुकी ले लेता है और बताता है कि डी को पहले से पता है कि वैन यही है। वैन उसे कोई कहानी बनाने को कह देता है। तभी वो देखता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिए थे। काम बताता है कि वो अपने हाथ का निशान सबको दिखाना चाहता है क्योंकि ये प्रूफ है कि वो वैन की सेवा करता है। लेकिन जब वैन बताता है कि वो सच में चाहता था कि काम ग्लव्स पहने तो काम तुरंत अपना मन बदल लेता है। तभी डी दरवाजे पर दस्तक देता है। काम बाहर जाकर उसे बताता है कि वैन यहाँ नहीं है। डी कहता है कि एक सर्वेंट ने वैन को अंदर जाते देखा था। काम बोल देता है कि वो आदमी दिन दहाड़े अजीब चीजें खा रहा होगा। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह के पास कुकी के टुकड़े होते हैं। काम फटाफट मुंह साफ कर लेता है और कह देता है कि शायद डी भी वही चीज खा रहा है और उसे भ्रम हो रहा है। डी को देखकर हैरानी होती है कि एक स्लेव बॉय अपने मास्टर को बचाने के लिए उससे इस तरह बात कर रहा है। डी इससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो तय करता है कि अब वैन की जगह काम को ट्रेनिंग देगा। 2 साल बीत जाते हैं। अब वैन 8 साल का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अब उसका अप्राइजल सेरेमनी होने वाला है। सब लोगों को उससे बहुत उम्मीदें होती है। सब चाहते हैं कि वैन आगे चलकर उनका लॉर्ड बने क्योंकि वो जीनियस भी है और सबके साथ अच्छे से पेश भी आता है। उसके पिता को पूरा भरोसा होता है कि वैन भी फायर एलिमेंट मैजिक यूज करेगा, लेकिन अप्राइजल के समय सब कुछ बदल जाता है। पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक का टैलेंट है। ये सुनते ही उसके पिता के चेहरे पर नाराजगी और डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वो कहता है कि प्रोडक्शन मैजिक नॉवेल्स में सबसे बेकार मानी जाती है। इससे लोग तलवार और दूसरी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये काम बिना मैजिक के भी हो सकता है। किसी को भी ऐसे नोवेल की जरूरत नहीं होती जो बस एक फैंसी ब्लैकस्मिथ जैसा हो। उसके पिता कहता है कि वो और उसके वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर इमेज थे और ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा सबसे कमजोर मैजिक वाला निकलेगा। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सोचता है कि उससे बड़ी गलती पहले ही हो गई थी और अब वो उसे ठीक करेगा। वह डर के मारे जम जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी उसका सबसे बड़ा भाई मैरकिया आगे आ जाता है।
और वैन के सामने खड़ा हो जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके इलाके में एक दूर का गांव है जो अभी डेवलप नहीं हुए और वैन को वहां भेज दिया जाए। उसका पिता उससे पूरी बात समझाने को कहता है। मैरिया बताता है कि उसे बिना नाव वाले गांव में सिर्फ 100 लोग रहते हैं और वहाँ कुछ भी खास नहीं है। उत्तर की तरफ पहाड़ों में खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। बगल में दूसरे नोबल का इलाका है। उसके आगे राइवल किंगडम येलिनीता है। वहाँ सिर्फ कभी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसका पिता इस प्लान से सहमत हो जाता है कि वो इलाका हाल ही में मिला है और वहाँ के लोग अभी उनके परिवार के लॉयल भी नहीं है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को वहाँ भेजना सही फैसला होगा। वो मेरिका की तारीफ करता है कि उसने फैमिली की बदनामी का इस्तेमाल ढूंढ लिया। फिर वो वैन को जल्दी से जल्दी गाँव जाने का आदेश देता है। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। मेरिका वैन से माफी मांगता है कि उसे इतनी मुश्किल जगह भेजने का सुझाव देना पड़ा। वो बताता है कि वो उस वैन की जान बचाना चाहता है। वैन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। मेरिका वादा करता है कि वो गांव में वैन की जिंदगी आसान बनाने में पूरी मदद करेगा। थोड़ी देर में वैन अपना सामान पैक करने लगता है। टिल मार्किस बहुत गुस्सा होती है कि वो वैन को इतनी दूर भेज रहा है, लेकिन वैन बताता है कि वो खुद इसके लिए एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जब सामान गाड़ियों में रखा जाता है, वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। मेरिका को मजबूरी में एडवेंचर्स को हायर करना पड़ा ताकि उसकी प्रोडक्शन हो सके। शुरू में उसे सिर्फ काम को साथ ले जाने की इजाजत थी, लेकिन भाई की वजह से अब टिल भी उसके साथ जा रही होती है। तभी डी वहाँ जाता है। वो बताता है कि वो भी साथ जाएगा ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन डी कहता है कि उसे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि नाइट साथ नहीं जा सकते। वो अपने साथ 2 और नाइट्स भी ले लेता है। इतना ही नहीं, एस्पराडा भी वहाँ जाता है और बताता है कि उसने इस मिशन से जल्दी रिटायरमेंट ले ली है और अब वो वैन के साथ जाएगा ताकि उसकी पढ़ाई जारी रख सके। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, वैन को थोड़ा बुरा लगता है कि वो अभी फैमिली क्रेस्ट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता उसे चुपचाप भेजना चाहते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि पूरा शहर उसे विदा करने के लिए जमा है। नाइट्स बड़े बड़े बैनर्स पकड़ लेते हैं जिन पर लिखा होता है कि वैन जा रहा है। ये देखकर वैन घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और बैनर्स तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक डी खुद ना कहे। लेकिन डी उस समय सो रहा होता है। इस तरह पूरा शहर वैन को अलविदा कहता है। वैन अपने मन में तय करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा।